ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। दी प्लेटफॉर्म का जो ग्रुप डी का साइंस वॉल्यूम 1 आया है 2500 प्लस साइंस, जो कि रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए विज्ञान के सभी प्रश्न हैं। इसका हम साइंस का सेट नंबर 16, 17, 18 करने वाले हैं, जो कि 23/9/2018 टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में करना है। तो अगर हम देखेंगे इथीन, इथाइन, इथेन तीन है, तो इथाइन जो होता है, इथाइन यानी कि इथाइन C2H2 होता है, ठीक है। इथाइन C2H2 होता है और इथीन जो होता है C2H4 होता है और इथेन जो होता है C2H6 होता है। यानी कि अगर बढ़ते हुए क्रम देखेंगे तो बढ़ते हुए क्रम इसका क्या हो जाएगा, ये बढ़ते हुए क्रम हो जाएगा, यानी कि इथाइन, इथीन और इथेन। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg है और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संगठन होगा। अब मान लीजिए एक ए है जिसका 2 किलो द्रव्यमान है और ये 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। एक बी है जिसका 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड है और इसका द्रव्यमान है 3 kg। अब ये दोनों इधर आएगा तो टकराएगा, तो जैसे ही टकराएगा इसका दिशा क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा हो जाएगा दोनों का। तो विपरीत दिशा होगा तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार से प्रवाहित होने वाले धारा और उसके सिरों के विभवांतर के बीच में संबंध रखता है। तो देखिए ओम का नियम जो होता है वो होता है V बराबर IR। अगर R कहें तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I, यानी कि ओम का जो नियम होता है इस पे ही ये होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का एक ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराने के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान क्या हो जाएगा। देखिए समय संरक्षण का नियम इसमें हम लोग लगाते हैं। एम कितना दिया है जी, एम 2000 किलो दिया है। अगर इसको मान लें ये भी है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि टकराने से पहले, और ये जो है टकराने के बाद है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे एम भी, कैपिटल एम प्लस कैपिटल भी बराबर स्मॉल एम प्लस स्मॉल भी बराबर एम, यानी कि दोनों का द्रव्यमान टकराने के बाद एक चाल यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड से चलता है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल एम 2000 भी कितना है 10 है, प्लस ये एम कितना है, एम हमको नहीं पता है और ना ही वेलोसिटी हमको टकराने के बाद जो है वेलोसिटी भी है हमको नहीं पता है। तो ये m गुना वेलोसिटी 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बराबर। अब देखिए 2000 किलोग्राम तो एक है, इस m का हमको पता नहीं है तो m कर लेंगे। और टकराने के बाद वो एक साथ किस गति से चल रहे हैं, तो 8 मीटर पर सेकेंड है। 2000 गुना 10 कितना हो जाएगा, 20,000। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20,000। 20,000 बराबर 8 दूना 16,000, 16,000 प्लस ये आपका हो जाएगा 8m। अब ये 16,000 इधर आएगा तो 20,000 में से 16,000 जाएगा, कितना होगा, तो 4,000 होगा। कितना होगा, 4,000। यहाँ m निकालना है तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा ये 8 इधर आकर भाग में चला जाएगा, 8 से 4,000 कट जाएगा कितना बार में, 500 बार में, यानी कि 500 बार में कट जाएगा, यानी कि m का जो मान होगा वो 500 kg आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और सॉरी ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 500 kg। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
कि 750 वाट के एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है, तो एक दिन में मशीन द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा ज्ञात करना है। 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट। ठीक है। अब देखिए 750 वाट को अगर 4 घंटा यूज कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3000 यूनिट हो जाएगा। 3000 यूनिट होगा, 3000 वाट यूनिट होगा। 3000 वाट यूनिट, 3000 यानी कि एक यूनिट में क्या होता है? 1 किलो वाट, यानी कि 1000 वाट होता है। ठीक है, 1 किलो वाट होता है। तो एक यूनिट में 1 किलो वाट होता है, यानी कह सकते हैं एक यूनिट में 1000 वाट होता है। तो 3000 अगर वाट आता है तो 3000 वाट का मतलब क्या हो गया कि 3 यूनिट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। गति का द्वितीय समीकरण डैश के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। तो गति का द्वितीय नियम जो होता है ये किसके बीच में? तो स्थिति और समय के बीच में। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। गति के द्वितीय नियम के अनुसार ही वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर और उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन बल के दिशा में होता है। तो ये स्थिति और समय को दर्शाता है। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन होगा? तो प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम की बात की जाए तो ये क्या होगा? तो प्राणी वर्गीकरण का संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और प्राणी वर्गीकरण में सबसे बड़ा संघ है और सबसे छोटा भाग प्रजाति होता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा क्या होता है? संघ होता है और सबसे छोटा प्रजाति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी पुष्प जो है पपीता होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। तो श्लेष्मा जो होता है, श्लेष्मा जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी होता है। और अंतःस्रावी तंत्र को 2 भाग में बांटा जाता है, बहिःस्रावी ग्रंथ और अंतःस्रावी ग्रंथ। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा कहा जाता है। नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है? तो Al3+ जो है ये आपका सबसे छोटा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और टेस्टस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो टेस्टस में हार्मोन मुक्त की बात की जाए तो टेस्टस में टेस्टोस्टेरोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है इसे मुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों का एक गुण नहीं है? तो नहीं है कह रहा है, नहीं है। तो रेशेदार जड़ जो होता है द्विबीजपत्री पौधों का क्या नाम है? गुण नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में इनके बाह्यतम कोश में क्या होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही सामान्यता है। ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s7। और सोडियम क्या होता है? 11 होता है, यानी कि 2 8 1 होता है। इसके बाहर में कितना है? 1 होता है। ठीक है। चलिए, सोडियम धातु डैश में संग्रहित होता है। तो सोडियम को किस में रखा जाता है? तो इसे केरोसिन में संग्रहित किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो कौन सा नहीं है? तो प्लेटिनम, क्रिप्टन, आर्गन, नियॉन। तो प्लेटिनम जो होता है क्रिप्टन, आर्गन, नियॉन से अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो जल के 5 अणु जो होते हैं वो कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुपात में 1:8 होता है।
और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात में 2 अनुपात 1 होता है, ये भी कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। चलिए, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे बीच वाले कान में, बीच वाले कान के अंदर कंपन जो होता है 3 हड्डियों, जैसे हैमर, एनविल और स्टिर्प जो होता है उसके कारण होता है। तो हैमर, एनविल और स्टिरप के कारण होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा? 50 गुना 20 सेकेंड। तो ऑप्शन डी, यानी 1000 को 20 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 20 सेकेंड। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा एक केटायन है? केटायन की बात कर रहा है, तो केटायन की बात की जाए तो अमोनियम जो है ये आपका केटायन होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद को 12.5 सेकेंड के बाद जमीन पर वापस आती है, वह वेग ज्ञात करना जिसके साथ इसे द्वारा फेंका गया है। v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है u प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तो a कितना हो जाएगा? 10 गुना 12.5 यानी कि 125 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये 23/9/2021 का फर्स्ट शिफ्ट है। अब सेकेंड शिफ्ट में हम लोग एंट्री करते हैं। सेकेंड शिफ्ट की बात की जाए, ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं? सेकेंड शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कि डैश को विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है। तो समांतर किसको जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर जो होता है उसे विद्युत परिपथ में समांतर में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी शेल जो है ये भरा होता है? तो देखा जाए, हीलियम, नियोन, आर्गन तत्व का बाहरी शेल जो होता है ये भरा होता है, और ये तीनों जो हैं अक्रिय गैस होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे, वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से n गुना है, तो n का मान जो है कितना होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है कि n का मान क्या होगा। अब देखिए, अब मान लीजिए क्या नाम है, पानी घनत्व का n गुना है, 1/3 है, कितना है? 1/3 है। तो ये भी n का मान कितना होगा? तो पानी के घनत्व का ये 1/3 ही होगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धातु के तार का प्रतिरोध होता है। तो धातु का तार का प्रतिरोध जो होता है उसके लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनीकरण में प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो ये जिंक की परत चढ़ाते हैं। ये मैक्सिमम बार पूछा गया प्रश्न है। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी? तो ये मेंडलीफ ने भविष्यवाणी की थी कि आगे और भी खोजा जा सकता है तत्व। और मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था? तो 63 था। अगला एक, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं होती है? तो किस भौतिक मात्रा का कोई इकाई नहीं होता है? तो यहाँ देखा जाए तो घनत्व संवेग दाब का होता है, लेकिन सापेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गैर धातुए सहसंयोजन बंध को दर्शाता है? गैर धातुए, तो क्लोरीन अणु जो होता है, क्लोरीन अणु गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध को दर्शाता है। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है ये आपका क्लोरीन का ही होता है। अगला प्रश्न है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv², यानी कि 1/2 m कितना है? 20,
और भी कितना है 5, तो 5 गुना 5, 2 से 10 को काट 20 को काट दीजिए 10 बार में 50, 25 दहाँ 250 जूल, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है। राइजोम का उदाहरण जो होता है, अदरक जो है ये राइजोम का एक उदाहरण होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। समय के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। H बराबर I² RT के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, विश्व में कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो विश्व में 6 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। ये NTPC में पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन जो है ये क्या होता है, क्या है, यही हमसे पूछा गया है। ऊर्ध्वपातन यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया जो होता है, ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है, तो ऑप्शन ए जो है सी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी वस्तु की गति दुगनी होती है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, सीधे सीधे 4 गुना हो जाएगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। अगर इसको दुगना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, v से 2v करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4v², यानी कि सीधे 4 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डैश समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, तो थैलोफाइटा समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। अगला प्रश्न है कि एक लेंस की पावर -2.5 डायोप्टर है, तो लेंस का प्रकार और इसकी फोकस लंबाई क्या होगी। देखिए 1/v + 1/u बराबर 1/f के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितना है -2.5d, ठीक है। तो 2.5d f बराबर क्या हो जाएगा 1/d, यानी 1/d, तो 1/2.5d, यानी कि इसे भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.4 मीटर, और ये क्या होगा माइनस में होगा तो ये AB, यानी कि ये अवतल होगा। लेंस अवतल और फोकस की लंबाई क्या हो जाएगी -0.4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n-2 CnH2n-2, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है इसमें, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या होती है। तो बल की इकाई क्या होती है न्यूटन होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमास के बीच की संधि को क्या कहा जाता है। तो इसके संधि को द्रुमास की संधि को क्या कहा जाता है, तो इसे स्निपेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्निपेस कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। Ce58 तत्वों के डैश का सदस्य होता है, तो ये आपका F ब्लॉक के सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो आपकी यांत्रिक तरंगे होते हैं, और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे भी होते हैं। चलिए अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 18। ये आपका 23/9/2018 का थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए तो आज का पहला जो क्वेश्चन है ये आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन एक निम्नलिखित में से कौन पौधों के बीज में 2 बीज पत्र होते हैं। तो क्या होते हैं जो कलमी होते हैं, यानी कलमी जो होता है ये पौधों के बीच में 2 बीज पत्र होते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचने के लिए उसे रखा जाता है।
सिल्वर क्लोराइड चांदी का यौगिक होता है और सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। तो इसे सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचाने के लिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपस्रव यानी कि इंफ्रासाउंड ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। तो डॉल्फिन जो होता है ये इंफ्रासाउंड जो है अपस्रव ध्वनि को ये नहीं करता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब डैश हो, यानी कि कब संभव है। तो ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब माध्यम ध्वनि के लिए होना अनिवार्य है, यानी कि माध्यम होना चाहिए, चाहे वो ठोस द्रव गैस कोई भी माध्यम हो वो होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। तो मेढक जो है यह ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण को क्या कर सकता है, प्रवाह को सहन कर सकता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्राकृतिक वनस्पति जनन किसमें नहीं पाया जाता है। तो ये आपका केला जो होता है इसमें प्राकृतिक वनस्पति जनन नहीं पाया जाता है। नहीं, केला नहीं, सरसों में नहीं पाया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति जनन जो होता है सरसों में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य अनावेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। तो इसे विद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। तो उसे एटोमिसिट कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणुओं की प्राकृतिक व्याख्या के लिए पदार्थ की विभाज्यता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो ये जॉन डाल्टन ने इसको प्रभावित किया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या हैं, अविभाज्य होते हैं। परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो परमाणु आकार जो है परमाणु त्रिज्या द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दाब की एसआई इकाई क्या है। तो दाब की एसआई इकाई जो होता है पास्कल होता है, यानी दाब क्या होता है, प्रेशर बाई एरिया होता है। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाइयाँ समान हैं। किस युग्म की इकाइयाँ समान हैं। तो कार्य और ऊर्जा का जो इकाई होता है ये समान होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गन्ने की फसलें डैश प्रकार की फसलों के एक उदाहरण हैं। तो ये पेड़ी फसलों के एक उदाहरण है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना का जन्म भूमि जो है ये अपना भारत ही है। प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है। तो प्रजनन को अधिकतम 2 श्रेणियों में बांटा गया है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रजनन के प्रकार लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे डैश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। तो द्रव्यमान जो होता है ये गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे रियोस्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डैश सबसे अधिक तन्य धातु हैं। तो सबसे अधिक तन्य धातु की बात की जाए तो वो गोल्ड होता है। गोल्ड सबसे अधिक तन्य धातु होता है। शुद्ध सोना में 24 शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। डैश से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन में डैश विद्युत आवेश होता है, ये होता है माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। और एक गतिमान वस्तु में
स्थितिज ऊर्जा को डैश कहा जाता है। तो एक गतिमान वस्तु में स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा ½ mv² होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश एल्काइन का समान सूत्र होता है। तो एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2। इसके पहले हमने देखा है CnH2n-2। एल्केन का होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n। ठीक है, ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका 16, 17, 18 3 सेट यहाँ कंप्लीट है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।